कैसे हो मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, कल हमने पढ़ा था 9th क्लास की संख्या पत्ती के बारे में, और आज हम वहां से आगे के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, कुछ होमवर्क के सवाल दिए थे। तो साथियों, आपने करे या नहीं करे? तो अब हम आगे की ओर चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 ये हमारी 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर पहले की। तो साथियों, दो लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और यूं थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन चंद लाइनों के साथ आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपने एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जो है, ये नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो साथियों, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरमेय संख्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलो हम चेक करते हैं क्या अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, इसका हम हल करेंगे। कल मैंने तुम्हें संख्याओं के बारे में पढ़ाया था और वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ाया था। देखो, वास्तविक संख्या के अंतर्गत मैंने संख्याएं बताई थी कि प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या में आती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या में आती है, और पूर्णांक भी वास्तविक संख्या में आते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या में आती है। इसने पूछा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम कथन के लिए लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। और कारण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, संदर्भ में आती है, के संदर्भ में आती है। यह रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे तुम नोट कर लेना और आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है वो रूट m के रूप का होता है, जहां m जो है हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो हम देखेंगे जो रूट m है, जो प्रत्येक बिंदु है संख्या रेखा का, वो रूट m के रूप में होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो साथियों, हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा क्या होती है?
तो देखो संख्या रेखा हमारी आप सभी लोग जानते होंगे कि बीच में जीरो है और जीरो से राइट की साइड हम प्लस में चलते हैं, +1 +2 +3 +4 और जीरो से लेफ्ट साइड हम जो चलेंगे वो चलेंगे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम संख्या रेखा को निरूपित करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है या नहीं, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो अब हम अगर √m की बात करें, अगर हम देखें यहाँ पे 1 को, तो 1 जो है √1 के रूप का है। संख्या रेखा पर रूट जो 1 है वो √m के रूप का है। लेकिन अगर 2 की बात करी जाए तो 2 भी हमारा √m के रूप का होता है। अगर इसे निकालेंगे तो ये लगभग में कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पर आ जाएगा, और जब रूट के 1 के वैल्यू निकालेंगे 1 तो ये संख्या रेखा पर हमारे यहां दिखेगा। अगर √4 निकाले हैं तो ये भी m का रूप दर्शाएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर दिखेगा। और लेकिन अगर संख्या रेखा पर जरूरी थोड़ी धनात्मक, इसने ये थोड़ी कहा कि धनात्मक वैल्यू हो संख्या रेखा पर, ऋणात्मक की तरफ भी जा सकता है। उसने कहा है प्रत्येक बिंदु, जब हम ऋणात्मक की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, और जब -1 पे रूट चढ़ाएंगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो है हमारा हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई रोल हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो साथियों इसमें लिखेंगे ये कथन हमारा असत्य है। कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि यह कथन कैसा है हमारा? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। ये रहा हमारे दूसरे का आंसर। अगर अब बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन से पहले अपना ये नोट डाउन कर लेना, आगे तीसरे की तरफ चलेंगे। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कंफ्यूज यहीं पे होती है क्वेश्चन के अंदर। इससे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें दे रखा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और यहां पर दे रखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है। पहले भी बताया था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये जो संख्याएं आती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संदर्भ में आती है, ना कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के संदर्भ में आती है। अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक संख्या जो है वही वास्तविक संख्या है, इसके अंतर्गत आएंगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब एक चीज बताओ, जब वास्तविक संख्या के अंदर दोनों संख्या आ रही है, अब जो संख्या वास्तविक संख्या में है क्या वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी।
जो वास्तविक संख्या है वह सभी की सभी अपरमेय संख्या में नहीं मिलेंगी। हाँ, लेकिन अपरमेय सभी की सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत जरूर होंगी, या फिर कह लो परमेय संख्या भी सभी की सभी किसके अंदर होंगी, वास्तविक संख्या के अंदर। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन ने पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। वो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है क्या वो अपरमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं होंगी मेरे बच्चों। इसके लिए लिखेंगे हम, ये कथन जो है असत्य है। कैसा है, असत्य है। लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्या आती है। ये रहे बच्चों तीनों आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये पहले पॉइंट के तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसे करेंगे हम नोट डाउन। इसे तब तक नोट डाउन करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो साथियों पहले तो बताया ना पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक क्या होते हैं। देखो मैंने बताया था पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस से स्टार्ट होते हैं और प्लस की तरफ जाते हैं, ठीक है। माइनस से स्टार्ट होकर प्लस की तरफ जाएंगे। तो हम जो संख्या रेखा होती है पूर्णांकों को दर्शाती है। संख्या रेखा किसको दर्शाती है? पूर्णांकों को। तो संख्या रेखा में 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इधर क्या होता है? -1, -2, -3। क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? हमें ऋणात्मक वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इधर साइड से हमें मतलब है तो सिर्फ इधर साइड से। अब इसने पूछा है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरमेय होते हैं? तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 0 का तुम वर्गमूल छोड़ दो, बाकी 1 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 1, और √2 का निकालोगे तो रहेगा √2। ये कैसी है? अपरमेय। लेकिन ये परमेय हो गई। अगर वहीं पर √3 भी अपरमेय रहेगी हमारी, √3 कैसी रहेगी? अपरमेय। लेकिन √4 जब इसे निकालोगे तो ये कैसा होगा? परमेय। कैसा होगा? परमेय। इसी तरीके से साथियों ये भी कथन क्या हो जाता हमारा? गलत। इसलिए लिखेंगे नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, लिखेंगे नहीं। कैसा होता है? नहीं। उदाहरण देंगे, उदाहरण मांग रहा है तो उदाहरण में लिख देंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? √1 बराबर 1 क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या। और ले लो √4 बराबर 2 क्या है? परमेय संख्या। ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपने चलेंगे।
इसे अब मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन और देख लो, यही है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। क्वेश्चन है थर्ड कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर जो है हमें √5 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा के बीच में होता है 0, 0 से इधर साइड -1, -2, -3, -4, माइनस में चलती है इधर साइड को, लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को चलती है प्लस में। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यही है हमारी संख्या रेखा। अब हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, √5 को निरूपित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, √5 का जो वर्गमूल होता है अप्रोक्स कितना होता है, 2 के अप्रोक्स में होता है, 2 के लगभग में। एग्जिट मत निकालो, लगभग में ले लो, 2 के लगभग में होगा √5 का वर्गमूल। तो √5 का वर्गमूल देखो कितनी इकाई पर है, 2 इकाई पर है। कितनी पर, 2 पर, 1, 2। यहां है √5 का वर्गमूल, यहां पर क्या है, √5 का वर्गमूल। अब यहां पर जरूरत पड़ेगी तुम्हें स्केल की और चांदा की, स्केल की और चांदा की। अब यहां पर √2 पे जो हमने यहाँ पे 2 पे जो इकाई बनाई है, यहां पर अपने चांदा को रखना है और 90 डिग्री का एंगल लेना है। कितने, 90 डिग्री का एंगल। लगभग 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, यहां आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं लेना है, हमें मात्र 1 इकाई, जब स्केल से नाप के लिखोगे ना तो हमें बस इतनी दूरी लेनी है, इतनी दूरी, बस 1 इकाई बराबर। कितनी, 1 इकाई बराबर दूरी लेनी है। तो कहीं यहां पे ले लो। ठीक है, यहां पे हम ले लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। अब इन तीनों को मिला दो, 90 डिग्री का एंगल से मिल जाएंगे ये तीनों बिंदु। ये जो बिंदु मिले इसे नाम दे दो A, B, C। ठीक है, ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारा किसका है, 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा ये मुझे यहां बताओ यहां पर कितनी इकाई है। देखो भाई 1 इकाई ये है, 1 इकाई है, टोटल इकाई कितनी है, 2। और यहां कितनी इकाई है, मैंने अभी बताया था कि यहां पर हमने जो लंबाई ली है वो कितनी इकाई की ली है, मात्र 1 इकाई का। अब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दे रखा है BC बराबर दे दिया है 2 इकाई, और AC बराबर दे रखा है हमें 1 इकाई, और AB बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात। यही ज्ञात करना है ना। एक चीज और, जब तुम इसको घुमाओगे ना, जब इस तरीके से तुम घुमाओगे तो ये जो वाला बिंदु है यहां आके गिरेगा इस तरीके से। तो ये जो है ये BA इसके बराबर होगी, यहां मान लो D से AD के बराबर होगी। BA है वो किसके बराबर होगी, AD के बराबर। AB किसके बराबर होगी, AD के। जब तुम इसे घुमाओगे, इस तरीके से घुमाओगे, सीधा करोगे इसे, तो ये जो है इधर साइड को आ जाएगी। तो ये जो है AB जो है AD के बराबर होगी। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उससे हम इसे लेंगे। ठीक है, उससे हम इसे लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, AB, AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, AC स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये AB स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, और AB बराबर हमें ज्ञात होगा √5।
यही हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था। अब संख्या रेखा पर हम इसे निरूपित कर देते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित कहां हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा क्या, √5। ठीक है, यहां पर हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। तो साथियों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे कुछ लोग कह रहे थे पीडीएफ इसकी, तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर चेतन एजुकेशन पॉइंट पर आपको मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।